हेलो नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र ज्योग्राफी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अपन प्रयास बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के सेकंड सेशंस के ऊपर, जिसमें पढ़ेंगे अपन महत्वपूर्ण ड्रीमलैंड थ्योरी। ठीक है, ड्रीमलैंड सिद्धांत की बात करेंगे जो जॉन स्पाइकमैन महोदय ने दी है। ठीक है, ड्रीमलैंड थ्योरी क्या है? ठीक है, इसकी संकल्पना क्या है, किस क्षेत्र को ये भूसामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हैं। ठीक है, इस ये संकल्पना किसके पक्षधर में काम करती है। ठीक है, इसके ऊपर जानेंगे किस प्रकार का मॉडल है। ठीक है, यह सिद्धांत माना जाता है कि जो हेल्फोर्ड जो मैकेंडर ने जो अपने हार्टलैंड सिद्धांत दिया था, जो क्या था, एक वो सामरिक प्रदेश जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था यूरेशिया का। ठीक है, तो उसी संकल्पना के विरोधा स्वरूप अर्थात हार्टलैंड के विरोध स्वरूप जो रिमलैंड ने स्पाइकमैन अर्थात रिमलैंड जो स्पाइकमैन मॉडल ने थ्योरी दी है, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे आज अपन। ठीक है, तो रिमलैंड थ्योरी किसके फलस्वरूप आई है? ये हार्टलैंड के विरोधा स्वरूप स्पाइकमैन मॉडल ने इसके ऊपर कार्य किया है। ठीक है, जैसे हार्टलैंड थ्योरी यूएसएसआर का उदय अर्थात जर्मनी के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार होती है। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप जो यूएसएसआर के संदर्भ में जो हार्टलैंड थ्योरी थी, उसके विरोध स्वरूप में अब रिमलैंड थ्योरी के पक्षधर में कौन आते हैं? अमेरिका के पक्षधर में यह संकल्पना प्रस्तुत करते स्पाइकमैन महोदय। ठीक है, और विरोध क्यों किया स्पाइकमैन महोदय ने? इन्होंने कहा कि जो हार्टलैंड एरिया मैकेंडर का वह क्या है, संसाधन विहीन क्षेत्र है संसाधन की दृष्टि से, क्योंकि वहां पे अवस्थिति को उन्होंने क्या माना था? एक संसाधन माना था। ठीक है, मैकेंडर महोदय ने। और यहाँ जो हार्टलैंड की जो अवस्थिति है वो कैसी है? विषम जलवायु की है। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ किसी प्रकार का मानव रहित क्षेत्र, वहाँ मानव ये शून्य रूप में अर्थात मानव विहीन क्षेत्र हो एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा संसाधन भी वहाँ पे बहुत कम है, विषम जलवायु है, और एकमात्र वहाँ पे जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का निर्माण हुआ है, वह उस क्षेत्र को भूसामरिक या जियोपॉलिटिक्स रूप से उसको शक्ति प्रदान नहीं कर सकता, या भूसामरिक दृष्टि से उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता उस क्षेत्र को। इस प्रकार से विरोध करते हुए स्पाइकमैन महोदय ने अपनी रिमलैंड थ्योरी प्रस्तुत की है अमेरिका के पक्षधर में। ठीक है, तो जानेंगे रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक। ठीक है, प्रतिपादक तो कौन है इसके? स्पाइकमैन महोदय। ठीक है, स्पाइकमैन। ठीक है, स्पाइकमैन कौन है इसके? प्रतिपादक अर्थात रिमलैंड थ्योरी देने वाला। रिमलैंड का मतलब क्या है? यहाँ पे उपांत क्षेत्र है। ठीक है, अर्थात जो तटवर्ती क्षेत्र होता है किसी स्थल का, उस क्षेत्र की बात करें, उपांत क्षेत्र की बात करें स्पाइकमैन। ठीक है, तो रिमलैंड थ्योरी किसने दी है? जॉन स्पाइकमैन मॉडल है। ठीक ठीक है, और ये मॉडल किस प्रकार का है? मॉडल कैसा है ये स्पाइकमैन का? मॉडल है ये व्यवहारिक मॉडल है। कैसा मॉडल है? व्यवहारिक मॉडल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कैसा मॉडल है? एक व्यवहारिक मॉडल है। ठीक है, किस क्षेत्र को शामिल किया था? तो ये क्षेत्र को व्यवहारिक मॉडल है, और इसके अंदर कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? ठीक है, इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल होगा? जैसे ये वाला एरिया कौन सा था? ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया कौन सा था? हार्टलैंड का एरिया था। ठीक है, तो हार्टलैंड का कौन सा था? पहले इन्होंने मैकेंडर साहब ने इसको क्या नाम दिया था? पिवोट एरिया। ठीक है, फिर 1919 में क्या करते हैं? इसको हार्टलैंड नाम देते हैं। ठीक है, ये कौन सा था? इसका फर्स्ट सर्कल था। कौन सा? अर्थात फर्स्ट पेटी कौन सी थी मैकेंडर महोदय की? हार्टलैंड थी। ठीक है, और सेकंड ईयर कौन सा बताते हैं? सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी। ठीक है, जिसे आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के अंदर स्पाइकमैन महोदय क्या कहते हैं कि जो ये सामुद्रिक यूरोप वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये देखिए जो क्या था मैकेंडर का ये सेकंड ईयर था, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया था? विश्व द्वीप। ठीक है, जिसके अंदर यूरी अफ्रेशिया के देश शामिल किए थे मैकेंडर महोदय ने। ठीक है, अब यहाँ पे स्पाइकमैन चेंज करके क्या करते हैं? इस सेकंड वाले टीयर को क्या नाम देते हैं? रिमलैंड नाम देते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को जो तटवर्ती एरिया स्थल और जल का जो उभयचर क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को रिमलैंड थ्योरी के अंतर्गत स्पाइकमैन महोदय क्या कहते हैं? मैकेंडर की इस आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी या सीमांत पेटी को क्या कहते हैं? रिमलैंड कहते हैं। ठीक है, जो क्या है स्थल और जल के बीच में एक शक्ति संघर्ष का कारण है, जहाँ अंत के अंतर्गत इस यहाँ पे समुद्र शक्ति को उन्होंने महत्ता दिया था। समुद्र शक्ति यहाँ पे सर्वोच्च रहेगी। ठीक है, और शक्ति संघर्ष का कारण भी क्या रहेगा? यहाँ पे स्थल और जल रहेगा। कौन कहता है ऐसा? स्पाइकमैन महोदय कहते हैं। ठीक है, देखो किसके विरोध में आए? हार्टलैंड के विरोध में आया था सिद्धांत। ठीक है, हार्टलैंड के विरोध में। ठीक है, हार्टलैंड के विरोध स्वरूप ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कौन? ये स्पाइकमैन महोदय। ठीक है, कौन करते हैं? स्पाइकमैन महोदय। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, क्षेत्र किस प्रकार का? जो रिमलैंड क्षेत्र है वो किस प्रकार का है? ठीक है,
तो रिमलैंड क्षेत्र कैसा है, जो मैकेंडर का जो आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी थी, ठीक है, कौन सी, इसको क्या कह सकते हैं, सीमांत पेटी, सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी, ठीक है। सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी को कौन शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत क्षेत्र में शामिल करते हैं स्पाइकमैन मॉडल, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रिमलैंड कहते हैं। सीमांत अर्धचंद्राकार किसने दी थी, हार्टलैंड थ्योरी देने वाले हेल्फोर्ड जे मैकेंडर मॉडल ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी पेटी को नाम रख के क्या करते हैं, रिमलैंड नाम कौन करते हैं, स्पाइकमैन मॉडल करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस क्षेत्र की जलवायु वगैरह की बात करें तो ये क्षेत्र जैसे हार्टलैंड क्या था, विषम जलवायु वाला क्षेत्र था, संसाधन विहीन क्षेत्र था, मानव रहित क्षेत्र था, और यहाँ पे जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, यूरोप के अंतर रूस के अंतर्गत, तो ये क्या करता है, इसको मतलब साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो इस क्षेत्र को सामरिक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, ऐसा कहने वाले कौन है, स्पाइकमैन कहते हैं। और इस प्रकार हार्टलैंड के विरोध में रिमलैंड थ्योरी देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो रिमलैंड का जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। तो जैसे हार्टलैंड की विषम जलवायु थी, तो यहाँ पे रिमलैंड की कैसी जलवायु होने वाली है, सम जलवायु, ठीक है। सम जलवायु कैसे है, क्योंकि सागर अर्थात तटवर्ती एरिया में सागर के पास में, ठीक है, इसलिए सागर के पास की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, सम जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी, सम जलवायु, ठीक है, सम जलवायु वाला एरिया हो गई, ठीक है। इसके अलावा कैसा होगा, संसाधन संपन्न, ठीक है, कैसा एरिया बताते हैं इसको, संसाधन संपन्न एरिया बताते हैं, ठीक है, कैसा एरिया बताते हैं, संसाधन संपन्न और सम जलवायु क्षेत्र वाला एरिया बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मानव आवास भी काफी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शक्ति संघर्ष बताते हैं, वो कौन सा बताते हैं, स्थल और जल के मध्य, ठीक है, स्थल और जल शक्ति के मध्य यहाँ पे संघर्ष का कारण मुख्य बताते हैं कौन, स्पाइकमैन महोदय, ठीक है। स्पाइकमैन महोदय कहते हैं कि हार्टलैंड है ना भूसामरिक दृष्टि से ऐतिहासिक काल के अंतर्गत युद्ध रणनीति जैसे कार्यों के क्षेत्र में प्रभावित नहीं रहा, जबकि जो सीमांत क्षेत्र उपांत क्षेत्र अर्थात जो रिमलैंड का जो एरिया है ये, ठीक है, ये क्या रहा है, ऐतिहासिक काल से युद्धों के अंतर्गत प्रभावित रहता है, युद्ध रणनीतिक दृष्टि से यहाँ पे क्या हुआ, आक्रमण से प्रभावित रहा है, कौन सा, ये वाला एरिया, और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, अधिकतर शक्तिशाली देशों का क्या हुआ है, उदय हुआ है, ठीक है। अभी बात करते हैं ये संकल्पना किसके पक्षधर थी, ठीक है। स्पाइकमैन महोदय ने किसके संदर्भ में ये संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो किसके संदर्भ में, अमेरिका की, ठीक है। हार्टलैंड थ्योरी जो मैकेंडर ने प्रस्तुत की थी वो किसके पक्षधर में थी, अर्थात रूस के पक्षधर में, यूएसएसआर अर्थात साम्यवाद के पक्ष में थी, ठीक है। ये किसके पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में, ठीक है। अर्थात रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन महोदय ने अमेरिका के पक्षधर में इस प्रकार संकल्पना प्रस्तुत करते हैं कि अमेरिका जो शीत युद्ध के काल में साम्यवाद को रोकना चाहता है, अर्थात यूएसएसआर का जो उदय हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए स्पाइकमैन महोदय ये संकल्पना किसको देते हैं, अमेरिका को देते हैं, ये संकल्पना किसको बताते हैं, अमेरिका को। तो अमेरिका की इस संकल्पना का यूज किसमें करता है, शीत युद्ध के अंदर करता है, किसके अंदर करता है, अमेरिका इसका युद्ध कहाँ पे करता है, शीत युद्ध में, ठीक है, शीत युद्ध में, ठीक है, शीत युद्ध में करता है, ठीक है। कौन करता है, अमेरिका, किस थ्योरी करता है, रिमलैंड थ्योरी करता है, किसके विरोध करता है, रिमलैंड शीत युद्ध में यूएसएसआर, अर्थात यूएसएसआर का मतलब क्या है यहाँ पे, साम्यवाद, ठीक है, क्या है, साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए, ठीक है, विस्तार को रोकने के लिए इसको क्या करते हैं, प्रयोग करता है कौन, अमेरिका प्रयोग करता है, कौन करता है, अमेरिका प्रयोग करता है इस थ्योरी का, ठीक है। बात करते हैं क्षेत्र कौन कौन से शामिल है, ठीक है, शामिल क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, कि रिमलैंड थ्योरी के अंतर्गत जो रिमलैंड का एरिया उसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से है, ठीक है। तो सबसे पहला एरिया कौन सा है, सामुद्रिक यूरोप, ठीक है, यहाँ पे उपांत क्षेत्र था, रिमलैंड का मतलब क्या है, उपांत क्षेत्र, सामुद्रिक यूरोप, ठीक है। उपांत का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये स्थलीय भाग हो गया और इसके नीचे कौन सा हो गया, जलीय भाग, जैसे यहाँ पे अंटार्कटिक सागर, भूमध्य सागर हो गया, ठीक है, या हिंद महासागर का क्षेत्र है, जहाँ पे इस सारे एरिया की अर्थात ये जितना भी एरिया है ये पूरा कौन सा टोटल रिमलैंड का एरिया, इसकी पूरी जो भूसामरिक जियोपॉलिटिक्स है वो कहाँ पे, इसके आसपास ही हिंद महासागर के आसपास ही सिमटी हुई है, ठीक है। अर्थात रिमलैंड के अंतर्गत इस प्रकार का बाह्य आक्रमण, भूसामरिक प्रदेश या भू रणनीतिक कार्य अधिकतर हो रहे हैं, ठीक है। अधिकतर देशों का विकास कहाँ पे हो रहा है, उदय कहाँ पे हो रहा है, शक्तिशाली देशों के रूप में इस रिमलैंड के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। कौन कहता है इसे, स्पाइकमैन महोदय कहते हैं। तो शामिल क्षेत्र कौन सा है, तो सामुद्रिक यूरोपीय, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, पश्चिमी एशियाई देश, ठीक है, कौन से देश, पश्चिमी एशियाई देश। तीसरा कौन सा होगा, मध्य पूर्व भारत, ठीक है,
कौन सा एरिया आएगा इसमें भारत का? मध्य पूर्व भारत, ठीक है। चौथा कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया ये शामिल होता है, क्षेत्र शामिल होता है। इसके अलावा कोरिया शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा एरिया कौन सा शामिल होता है इसमें? चीन वाला एरिया भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के 6 एरिया जिसके अंतर्गत शामिल किया जाता है रिमलैंड के क्षेत्र में, ठीक है। कौन कौन सा? ये वाला क्षेत्र है वो यूरोप का जो तटवर्ती सामुद्रिक क्षेत्र एरिया है, जो अंटार्कटिक महासागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रिमलैंड के अंदर सामुद्रिक यूरोप के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया के देश, मध्य पूर्व भारत वाला, चीन, कोरिया और दक्षिणी पूर्वी के देश किसमें शामिल होते हैं? रिमलैंड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। किसके अनुसार? स्पाइकमैन महोदय के अनुसार, ठीक है। ये क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं रिमलैंड के बारे में? स्पाइकमैन महोदय क्या कहते हैं कि अगर इस क्षेत्र में अगर अपन स्थायी शांति चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं? स्थायी शांति, युद्ध रणनीति अर्थात बाह्य आक्रमणों से बचना चाहते हैं, तो इन सब देशों को क्या करना होगा? आपस में प्रबंधन करना पड़ेगा और आपस में सामूहिक प्रबंधन के माध्यम से ही अर्थात सामूहिक प्रबंधन के माध्यम से ही सब एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो सामूहिक प्रबंधन द्वारा ही मतलब शांति की स्थापना कौन करते हैं? वो सामरिक प्रदेश से स्पाइकमैन महोदय कहते हैं, ठीक है। तो सामूहिक सुरक्षा, ठीक है, क्या कहते हैं? सामूहिक सुरक्षा। सुरक्षा किसके माध्यम से हो सकती है? प्रबंधन के माध्यम से, अर्थात सभी देश आपस में मिलकर क्या होंगे? एकजुट होंगे, तो इस क्षेत्र में क्या हो सकती है? शांति स्थापित हो सकती है। वरना इस क्षेत्र क्या रहेगा? सर्वाधिक युद्ध क्षेत्र के रूप में, शक्तिशाली देशों को युद्ध के रूप में ये क्या करेंगे? होड़ में आपस में लड़ते रहेंगे। ऐसा कौन कहता है? स्पाइकमैन महोदय कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने नाटो संगठन का गठन किया। किसका? NATO, ठीक है। नाटो संगठन का गठन कब किया गया? 1949 में। जो क्या करता है? इन सभी देशों को भू सामरिक दृष्टि से एकता प्रदान करता है। एक रणनीति के रूप में अमेरिका इस क्षेत्र का गठन करके अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करता है, ठीक है। कौन कौन से संगठन के माध्यम से? नाटो का संगठन, जो किसके संदर्भ में जुड़ा हुआ है? रिमलैंड थ्योरी से संबंधित है। किसके पक्षधर में है? अमेरिका के पक्षधर में इस सिद्धांत का अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिमलैंड थ्योरी और क्या बातें करते हैं। रिमलैंड के बारे में कौन कहते हैं? स्पाइकमैन महोदय क्या कहते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं अपन? जैसे जो वैश्विक शक्तियों का उदय हो रहा है इस तटवर्ती अर्थात इसे रिमलैंड के एरिया में हो रहा है, ऐसा कौन कहता है? स्पाइकमैन महोदय कहते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? वैश्विक शक्तियों का क्या हो रहा है? यहाँ पे उदय हो रहा है, ठीक है। वैश्विक शक्तियों का क्या होता है? यहाँ पे वैश्विक शक्तियों का क्या होता है? उदय होता है। कौन से एरिया में? रिमलैंड एरिया के अंदर, ठीक है। इस रिमलैंड एरिया के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। अब इनका एक महत्वपूर्ण वक्तव्य क्वेश्चन इस स्टोरीज के बारे में, जिसमें मतलब कुछ लाइनों के अंतर्गत अपनी पूरी संकल्पना को समझाते हैं। रिमलैंड के अंतर्गत स्पाइकमैन महोदय क्या कहते हैं कि जो ये रिमलैंड एरिया अर्थात जो भी देश, ठीक है, जो भी राष्ट्र रिमलैंड के ऊपर राज करेगा अर्थात शासन स्थापित करेगा, किसके ऊपर? इस रिमलैंड वाले एरिया के अंतर्गत जो शासन स्थापित करेगा इस क्षेत्र में, वह क्या करेगा? यूरेशिया के ऊपर राज करेगा अर्थात शासन करेगा। क्या कहते हैं स्पाइकमैन महोदय? फिर से सुनिए। जो रिमलैंड के ऊपर राज करेगा, जो रिमलैंड को शासन में रखेगा, वो क्या करेगा? यूरेशिया पे शासन करेगा। और जो यूरेशिया पे शासन करेगा वो संपूर्ण विश्व को क्या करेगा? भाग्य का निर्धारण करेगा। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइन है किसकी? स्पाइकमैन महोदय की। फिर से सुनिए। स्पाइकमैन महोदय क्या कहते हैं रिमलैंड के बारे में कि जो रिमलैंड के ऊपर नियंत्रण करेगा अर्थात जो रिमलैंड के ऊपर शासन करेगा, वह क्या करेगा? संपूर्ण यूरेशिया को अपने नियंत्रण में रखेगा, ठीक है। और जो संपूर्ण यूरेशिया के ऊपर शासन करेगा, वह क्या करेगा? संपूर्ण विश्व का क्या करेगा? भाग्य का निर्धारण करेगा, उसके ऊपर शासन स्थापित करेगा, उसको अपने नियंत्रण में रखेगा। ऐसा कौन कहता है? स्पाइकमैन महोदय कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइकमैन महोदय कौन है? रिमलैंड के प्रतिपादक है। मॉडल कैसा था? व्यवहारिक मॉडल था। हार्टलैंड के विरोध शब्दों के सिद्धांत आता है। क्षेत्र कौन से शामिल होते हैं इसमें? जो मैकेंडर महोदय का जो सीमांत चंद्राकार पेटी थी, विश्व द्वीप वाली, इसमें ये क्षेत्र शामिल होते हैं। सब क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सामुद्रिक यूरोप, पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व भारत वाला एरिया, चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। जो स्थल और सागर के उभयचर क्षेत्र, कौन से क्षेत्र शामिल है इसमें? स्थल व जल के उभयचर एरिया, ठीक है। उभयचर वाला एरिया, ठीक है। अब इसका इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, इन क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैसी जलवायु यहाँ की? सम जलवायु, संसाधन संपन्न क्षेत्र है, जनसंख्या का बसाव भी अच्छा पाया जाता है इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? शक्ति संघर्ष का कारण भी ये एरिया सर्वाधिक रहा है। ऐतिहासिक काव्य युद्ध आक्रमण से क्षेत्र प्रभावित रहा है, ठीक है। और वर्तमान में जैसे रूस यूक्रेन के मध्य इस रिमलैंड के अंदर युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत इधर चीन के साथ अन्य देशों के मध्य भी
क्या हो रहा है, इसराइल वगैरह ये सभी क्षेत्र किसमें शामिल होते हैं, इसी एरिया के अंदर जहाँ युद्ध जैसे आक्रमण जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, वह सब कारण क्या है इसके ऊपर, ग्रीनलैंड के अधिकार में करने का। ठीक है, कहते हैं स्पाइकमैन कहते हैं ना, जो इस ग्रीनलैंड के ऊपर शासन करेगा वह यूरेशिया पे शासन करेगा। इसलिए इस सागरीय तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत हिंद महासागर के चारों तरफ ये जो जियो पॉलिटिक्स है वो सिमटी हुई है, इसलिए ग्रीनलैंड थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, स्पाइकमैन महोदय की। ठीक है, किसके पक्षधर थी, अमेरिका के पक्षधर में ये संकल्पना प्रस्तुत करते हैं स्पाइकमैन महोदय, जिनका युद्ध शीत युद्ध में साम्यवाद को रोकने के लिए प्रयोग करता है अमेरिका। ठीक है, शामिल क्षेत्र कौन से हमने देख लिया। ठीक है, और क्या कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा किसके माध्यम से हो सकता है, सभी एक साथ आकर के मिलकर के प्रबंध करेंगे। ठीक है, वैश्विक शक्तियों का उदय भी कौन से क्षेत्र में होता है, इसमें और नाटो का संगठन का जो स्थापित होता है 1949 के अंतर्गत, वो भी किससे संबंधित है, ग्रीनलैंड एरिया से संबंधित है। तो इस प्रकार अपन ने जाना आज ग्रीनलैंड थ्योरीज के बारे में, जो किसने दिया, स्पाइकमैन महोदय ने अमेरिका के पक्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी प्रकार अगले सेशन के साथ मिलेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इस प्रकार आज एक 10 सेशन लगा, 10 क्लासेज हो चुकी है अपनी, तो 10 क्लासेज में अपने अच्छे से पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखा है। इससे बार 10 क्लास से ऊपर जो 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट यूजीसी नेट के जो नेट जेआरएफ का पेपर्स होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है, और जो एग्जाम की जो अप्रोच है प्रवृत्ति है उसके अनुसार मैंने 10 क्लासेज में पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है। ठीक, और यहाँ से संभावना है, संभवतः मेरा ये विश्वास है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, जिसके मैं आपको सूचना कर दूंगा किस सब्जेक्ट को अपन लेने वाले हैं। वैसे अपन ने जो फर्स्ट रणनीतिक प्रयास बैच का वीडियो डाला था उसमें बता रखा है कि अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद में कौन से सेशन लेंगे अपन। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।